Namaste. Welcome all. I welcome you all for this celebration of Indian Yoga Association Gujarat chapter as a part of 8th Yoga International Yoga Day celebration. So we have Acharya Birju Maharaj here as a guest of honor with us, and he is in yoga for last 35 years. उनका योग में बहुत ही गहरा ज्ञान है, and he is a direct disciple of स्वामी श्री मोनीवरे जी महाराज. उन्होंने अभी लास्ट ईयर 15th of August ही बहुत ही अच्छी एक योग के बारे में साइंटिफिक रिसर्च की हुई एक बुक बाहर निकाली है जो पतंजलि योग सूत्र के ऊपर है, और ये बुक का नाम है अ कंप्लीट मैनुअल ऑफ अ ऑटोजिनम थेरेपी. सो इट इज ऑन Amazon. यू कैन गेट द कॉपी थ्रू द Amazon. और आज हम उनके साथ योग के बारे में थोड़ा वार्तालाप करेंगे. सो वेलकम बिरजू आचार्य जी, एंड लेट्स स्टार्ट अवर सेशन. थैंक यू वेरी मच भक्ति जी. ये सेशन के बाद अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो आप ड्रॉप बॉक्स में उनके लिए छोड़ सकते हैं और वो आपके क्वेश्चंस का आंसर्स तुरंत ही देंगे. सो बिरजू आचार्य जी, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज योग? इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट. और योग क्या है और जीवन में इसका क्या महत्व होना चाहिए? हमारी जिंदगी में योग का क्या महत्व? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योग इन आवर लाइफ? थैंक यू वेरी मच भक्ति जी. आपने बहुत ही अच्छी मेरा इंट्रोडक्शन कराया, और ये योग मार्ग के लिए आप भी इतने कटिबद्ध हैं जितने कि मेरे बाकी सब स्टूडेंट कटिबद्ध हैं, तो ये देखकर बहुत आनंद प्राप्त होता है. आपके सवाल का जवाब मैं बाद में देता हूँ. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय योग संस्कृति हजारों सालों से ये योग परंपरा को अपनी धरोहर मानते हुए आगे बढ़ा रही है, राइट. और संस्कृति में ये हमारे जीवन शैली में इसको ले लिया गया था. तो हमारी ये जीवन शैली का एक पार्ट था योग, और अब हमें योग अलग से सीखने जाना पड़ता है, राइट. तो इतना हमारे जो इन्वेडर्स हमारे इंडिया के ऊपर बाहर से लोग आए, उन्होंने हमारे पर शासन किया, तो उन्होंने हमारी संस्कृति को जड़ मूल से मिटाने का प्रयत्न किया, लेकिन ये हमारे जीवन में इतने अंदर उतर चुके थे कि इसको वो मिटा नहीं पाए. इसलिए वो फिर से जीवंत हो रही है, फिर से प्रकाश में आ रही है. अदरवाइज ये संस्कृति हजारों साल पुरानी, 5000 साल पहले तो महर्षि पतंजलि और कपिल मुनि को आका जाता है कि वो वहां पर थे, पर उससे भी पुरानी ये संस्कृति है, वेदों की संस्कृति है ये. और वेद, उपनिषद और दर्शन शास्त्र ये सब योग के ही शास्त्र हैं. लाइफ साइंस में योग का क्या महत्व है और लाइफ को कैसे उन्नत बनाया जा सकता है, इवॉल्व किया जा सकता है, इसका ये साइंस है. शुरुआत से आपको बताऊं कि वेदों के अंदर ये जिज्ञासा हुई कि इंसान की लाइफ में ये सुख दुख कैसे आते हैं और उसका मूल कारण क्या है. तब से ये रिसर्च चालू हुआ और बहुत सारी डिस्कवरीज हुई. हजारों साल पहले ये डिस्कवरीज हुई और उन्होंने ग्रहों, नक्षत्रों, इकोसिस्टम सबका खूब स्टडी किया, और उन्होंने योग साइंस का पूरा निष्कर्ष निकाला कि योग एक जीवन के अंदर अपने जीवन को चलाने वाली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. हमें प्रकृति के साथ योगमय करने का उसका काम है. एक जीव को प्रकृति के साथ मिलाने का उसका एक मूल उद्देश्य है, राइट. तो वो उद्देश्य के लिए हमें योग के द्वारा उसकी संधि होती है. जैसे कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हो, कंप्यूटर रन नहीं कर सकते हो. वैसे ही हमारा जीवन ये योग के द्वारा ही निर्मित और संचालित है, राइट. तो योग क्या है? योग है हमारे जीवन को चलाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम,
जिस जीवन को हमने प्रोग्राम समझा है। ओके। हमारे ऋषि मुनियों ने, गौतम ऋषि ने, महर्षि कणाद ने, कपिल मुनि ने, महर्षि पतंजलि ने, सब ने इसको एक ब्रह्म साइंस में भी ये एक प्रोग्राम है लाइफ, जिसको चलाने के लिए ईश्वर ने हमें इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दी है, जिसके अंदर सभी शक्यताएं मौजूद है। जो आपके अंदर पड़ी शक्यताओं को भी बाहर उजागर कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? प्रोग्राम को रन कराना, एग्जीक्यूट कराना, मतलब जीवन को चलाना, उसको एक्सप्लोर करना, बाहर उसको उसका इवोल्यूशन करना, उसको रेगुलेट करना, उसके अंदर आने वाले मालवेयर को दूर करना, राइट। और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ये समझ रहे थे, राइट। क्योंकि ये देखिए, पहले के जमाने में क्या होता था कि लोगों को साइंस की, कंप्यूटर की जानकारी नहीं थी। आज हमारा एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना है कि हम कंप्यूटर साइंस को जानने लगे हैं। सब हमारे पास कंप्यूटर साइंस अब एकदम खुला हुआ है, तो हम साइंस जानते हैं। तो अब इट इज इजी। पहले के जमाने में क्या होता था कि ऋषि मुनि को ये बात समझाने के लिए उनको बहुत सारा मेटाफोरिकली समझाना पड़ता था, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे मेटाफोर बनाए, स्टोरीज बनाई कि जीवो हम शिवो हम, मैं ही शिव हूँ और मैं ही त्रिकाल के ऊपर महाकाल हूँ, जो मेरे जीवन के पूरे सर्काडियन रिदम को पकड़ संभालता है और मेरे उत्पादन क्रम को, मेरे उत्क्रांति क्रम को संभालता है। उनके द्वारा उत्पन्न ब्रह्मा, विष्णु और महेश, राइट, ये तीन प्रकार की शक्तियां जो हमारे जीनोम के अंदर मौजूद है, उसको क्रिएटिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, ब्रह्मा को, राइट, और विष्णु को रेगुलेटरी कॉन्शियसनेस और महेश को हीलिंग कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये हीलिंग कॉन्शियसनेस, यस। तो आज का मेरा जो सब्जेक्ट आपने तय किया है कि हीलिंग इज विद इन, राइट। सो हाउ टू अप्लाई योगा फॉर हीलिंग फ्रॉम विद इन, और उसके अंदर कौन सा साइंस काम करता है, ये समझाने के लिए आज हम ये सेशन में एकत्रित हुए हैं। जी, so thank you sir. Basically this session is specially designed for Indian Yoga Association Gujarat chapter and healing is within. वो टॉपिक पे हम लोग आगे बात करेंगे। So the significance of योगा तो सर ने बताया और बहुत ही अच्छी तरह के योगा को जोड़ दिया आपने कंप्यूटर के साथ, और अच्छी तरह उसका लाइक लेमैन भी समझ सकते हैं, उस तरह आपने उसका एक्सप्लेनेशन किया। थैंक यू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योग की प्राचीन तकनीक क्या है? व्हाट आर द एंशिएंट टेक्निक्स ऑफ द योग एंड मॉडर्न योगा में उसका कैसे उसका लोकप्रिय कैसे हुआ? ये सब टेक्निक जो पुरानी टेक्निक है वो मॉडर्न युग में कैसे उसको ढाला जा सकता है? एग्जैक्टली। जो पुरानी रिसर्च है, जो डिस्कवरी है, वो हमें मेटाफोरिकली समझाई गई है, लेकिन हम समझ नहीं पाए हैं। देखिए, जैसे कोई लोग दो प्रकार के व्यक्ति इंसान होते हैं, सुर और असुर। जिसके अंदर तमस ज्यादा है वो असुर है, और जिसके अंदर सत्व ज्यादा है वो सूर है, मतलब देवता है। अच्छा, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हाँ, और वो कैसे बनते हैं? तो अपने कर्मों से बनते हैं, राइट। वो कर्म कहाँ जाते हैं? तो कर्माशय में जाते हैं। कर्माशय कहाँ है? तो हमारे जीनोम के अंदर ही कर्माशय है। जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर, वैसे ही हमारा जीनोम के अंदर एपिजेनेटिक्स रेगुलेशन है, उसके अंदर कर्माशय है, एपिजीनोम बोलते हैं जिसको। वो कर्माशय में वो अंकित हो जाते हैं, और वो तमस रूप में अंकित होते हैं, माया रूप में अंकित होते हैं, विषय के रूप में अंकित होते हैं। इसीलिए राक्षसों को विषय और माया, उसका मोह बहुत था, इसीलिए मायावी राक्षस कहा जाता था उनको। और देवताओं को तो पूर्ण प्योर सत्व बोला जाता था, सत्व पुरुष बोला जाता था देवताओं को। तो वो पूर्ण सात्विक थे। तो ये हमें मेटाफोरिकली बताया गया है। हमारे जीनोम के अंदर भी हमारे पास जो एपिजेनेटिक संचय है, कर्माशय है, उसके अंदर बहुत सारे देवताई जीन्स भी हैं और बहुत सारे मायावी जीन्स भी है राक्षस के।
हाँ। राइट। अब वो मायावी जीन्स हमें मोह माया के प्रति अट्रैक्ट करते हैं, और वो अट्रैक्शन के कारण हम और कर्मों में बनते जाते हैं, और हमारे राक्षसी मायावी कर्म बनते जाते हैं, और भी वो तमस जो है वो डीएनए मिथाइलेशन के द्वारा हमारे जीनोम पर अंकित हो जाता है। तो वो कर्माशय के अंदर वो अंकित होने के कारण फिर हमारे कर्म जो हैं उसी की ओर चलते हैं। सो इट इज अ विशियस साइकिल। ये एक ऐसा है कि इसका इम्पैक्ट, एक धागा मैंने पकड़ा है तो यहाँ से खींचूंगा तो भी ये खींचेगा, यहाँ से खींचूंगा तो भी ये खींचेगा। सो आप जैसे दिखते हैं वैसे मिरर में हैं, और जैसे मिरर में है वैसे आपको खुद को प्रतीत होते हैं। तो इस तरह से कर्माशय जो है वो एक मिरर है, आपके कर्मों का मिरर। आपके कर्म वहां अंकित होते हैं और उसी प्रकार फिर आपका जीवन डिजाइन होता है, और वो डिजाइन के अनुसार आप पाप या पुण्य कर्म करते हैं और विषय में आप रहते हैं, या तो फिर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो ये सब साइंस महर्षि पतंजलि ने बहुत ही सुंदर रूप से उनके पतंजलि योग सूत्र द्वारा पूरा साइंटिफिकली समझाया है। ये कोई मेटाफोरिकली समझाया नहीं गया है, पर हमारे पुराने ऋषि मुनि ने समझा कि ये साइंस इतना गहन है कि इसको समझाने के लिए हमें मेटाफोरिकली प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने उसको मेटाफोरिकली प्रेजेंट किया, और देव दानव का जो अब हमें जो स्टोरी बताई गई, ये सब स्टोरियां जो है देव दानव की और कर्म की स्टोरी बताई गई, ये सब जो है वो मेटाफोर है। तो एंशिएंट जमाने में क्या होता था कि जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले मायावी लोग होते थे, वो लोग तपश्चर्या करके शिव जो जिनोम है अंदर, तो त्रिकाल से भी परे है, जो अपने मूल स्वरूप में एक वैश्विक चेतना है, तो वैश्विक चेतना के स्वरूप में लाने के लिए उनको तपश्चर्या करनी पड़ती है, प्लीज करने की कोशिश करते। नहीं, वो मेटाफोर है। एक्चुअली रियल में क्या है कि वो प्लीज नहीं करते थे, वो एक्टिवेट करते थे। वो अपने अंदर बैठे शिव जी को एक्टिवेट करते थे, जिससे उनको वरदान प्राप्त होता था। जब तक और यस, उसको तपश्चर्या बोलते थे। और ये तपश्चर्या का योग साइंस बहुत पुराना है, हमारा हजारों साल पुराना, और वो महर्षि पतंजलि ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि अष्टधा सिद्धि एंड दशधा आहार्यम। तो कपिल मुनि ने कहा है दशधा आहार्यम मतलब 10-fold ऑटोफेजी इज देयर। हमारे अंदर, हमारे सेल के अंदर 10-fold ऑटोफेजी होती है। वो 10-fold ऑटोफेजी पूरी उन्होंने समझाई है, और प्रसव से प्रतिप्रसव का ये साइंस बताया है कि हम कैसे प्रसवित होते हैं, कैसे एक सेल में से हजारों अलग अलग प्रकार के सेल बनते हैं, और वो खुद मेंटेन करते हैं अपने आप को, और एक सेल जो है, जो यूनिपोटेंट स्टेम सेल है, वो कैसे रिजर्वायर में रहता है, और हमें जब जरूरत होती है तब वो सामने वो उसको लाया जा सकता है। पर जनरली क्या होता है, बिकॉज ऑफ हेयर जो डीएनए मिथाइलेशन है, उसके कारण वो जीनोम जो है वो एपिजेनेटिकली एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, तो वो अंदर दब के पड़ा रहता है। सो देवताई जो जीवन है वो अंदर ही अंदर पड़ा रहता है। तो एपिजेनेटिक कर्म जो है वो हमें विषय में ही रखते हैं, और वो जीनोम जो प्योर जीनोम है, सात्विक जीनोम है, सत्व पुरुष मतलब स्टेम सेल की तरफ हमें ले जाते हैं हमारे सेल्स को, वो हमारा कभी एक्सप्लोर नहीं होता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये तपश्चर्या जो है वो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होने लगी, क्योंकि लाइफ में डिमांड बहुत बढ़ गई, राइट। लाइफ की डिमांड पहले कम थी, अब बहुत डिमांडें बढ़ गई। हमारे जीवन के अंदर व्यस्तता बहुत बढ़ती गई, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आते गए, हमारे लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आए। तो धीरे धीरे इसका एडवांस रिसर्च किया गया और हमें हठ योग दिया गया, ओके, राइट। क्योंकि हठ योग जो है ना वो राजयोग की तरफ की ही गति है, बराबर, राइट। पर अगर हठ योग नहीं करेंगे तो हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे राजयोग के लिए। तो जो मेटाफोर हमें समझाया गया था वो इस तरह से समझाया गया था कि जैसे एक स्टोरी में आपको बताता हूँ, आपको बहुत सब सिंपली इस स्टोरी से पता चल जाएगा कि एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बोला कि बेटा ये सीड है, इसको आप 2 फुट नीचे इस तरह से रख के उसको सॉ कर दो, गो कर दो, अंदर डाल दो, और उसके ऊपर मैन्योर डालो, और फिर उसके ऊपर पानी डालो, और उसकी इस तरह से हिफाजत करो, और इसको ग्रो करने में आप चालू करो। तो वो इंसान
उसका गुरु हो गया। उसने उसकी सीड की पोटेंशियल जानी और उसको अपने बच्चे को बताया कि ये सीड बड़ा पेड़ बन के इसके जैसे हजारों फ्रूट देंगे और लगातार जिंदगी भर देंगे, तो वो राजयोग की प्राप्ति कराएंगे। तो गुरु मिले उनको, तो उन्होंने ज्ञान दिया कि ये बीज में इतनी संभावनाएं हैं। फिर उन्होंने ये भी ज्ञान दिया कि आप इसमें बो और इसको बढ़ने दो। अब शिष्य में भक्ति भाव पैदा हुआ, राइट। तो ज्ञान योग तो हो गया, फिर उसमें भक्ति भाव पैदा हुआ कि मेरे ये बुजुर्ग ने, मेरे गुरुजी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है और उसके ऊपर मैं चलूंगा तो 5 साल के बाद में मुझे फ्रूट मिलने वाले हैं। तो ये भक्ति भाव, ये श्रद्धा, और ये भक्ति भाव से उसने उसका जतन किया, उसको बढ़ाया, भक्ति योग, राइट। वो ये सब पूरा क्रिया करने में उसको कर्म लगा, तो ये कर्म योग बन गया। और उससे जब फ्रूट आए तो फ्रूट अपने खुद खाए और अपने फैमिली को खिलाया, ये राजयोग हो गया। तो हमें जो मिथ बताया गया था कि भक्ति योग अलग है, ज्ञान योग अलग है, राइट, क्रिया योग अलग है, कर्म योग अलग है, ज्ञान योग अलग है, कोई अलग नहीं है। ये एक ही प्रोसेस के अलग अलग हिस्से हैं। इंसान जब गुरु के पास जाता है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। महर्षि पतंजलि और कपिल मुनि ने हमें वही ज्ञान दिया है कि जिससे हम विश्वास रख के तपश्चर्या करें और हमारे अंदर जो एपिजेनेटिक जो इवोल्यूशन है वो इवोल्यूशन लाए और देवताई जीवन की तरफ हम अग्रसर हो जाए। तो बेसिकली एक रास्ता एक ही है, राइट। ये सब उसके आगे जाने के कोई भी एक बोल सकते हैं कि स्टेप्स है, या कोई भी स्टेप लेके आप आगे जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमने क्या किया कि थोड़ा योग जो है ना, बहुत सारे लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर में वो बहुत सरल होती है और उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। पर हमारा बैड फेट होगा, कुछ भी होगा, पर हमारा ये योग साइंस जो है ना उसको फिलोसॉफी बनाकर, मेटाफोर के ऊपर से फिलोसॉफी बनाई, फिलोसॉफी बनाकर हमें इस तरह से ला दिया गया कि हम कंफ्यूज हो जाएं कि एक्चुअली योग है क्या, राइट। और फिर उसको डिवाइड कर दिया, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग में हमने डिवाइड कर दिया, राइट। तो उससे क्या हुआ कि लोगों को ऐसा हुआ कि एक मार्ग मेरा है, एक मार्ग दूसरे का है, राइट। ऐसा नहीं है। और ये एक ही साधना के अलग अलग अवयव है। ज्ञान हो या ज्ञान योग होगा तो ही आपके अंदर श्रद्धा और भक्ति भाव पैदा होगा। भक्ति भाव पैदा होने से ही आप कर्म में लगेंगे और कर्म करेंगे तभी आपको फ्रूट मिलेंगे। और जिस तरह का कर्म होगा उस तरह के आपको फ्रूट मिलेंगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपको अच्छे फ्रूट मिलेंगे, आपने खराब कर्म किए तो आपको खराब फ्रूट मिलेंगे। सो सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, एज सिंपल एज दैट। What you sow that you reap. राइट। बट इतना सिंपल साइंस इस तरह से कॉम्प्लिकेट किया गया कि हठ योग को भी अभी पूर्ण योग समझने लगे और उसके ऊपर अब आसनों को ही योग समझ रहे। तकलीफ ये है कि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये तो उसके एक स्टेज है। जीवन के अंदर योग को कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, कैसे आत्मसात किया जा सकता है। आत्मसात करना मतलब उसको डीएनए में प्रिंट कराना, राइट। तो ये सब जो डीएनए पर वर्क करना है वो कैसे हम कर सकते हैं, वो उसके स्टेप हैं। और हठ योग में तो साफ कहा गया है कि अगर आपको राजयोग की प्राप्ति करनी है तो ही हठ योग करना है, और हठ योग करोगे तो हठ योग पूर्ण योग नहीं है, राजयोग की प्राप्ति ही पूर्ण योग है। तो राजयोग क्या है? राजयोग है फल खाना, मतलब आपके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन आकर, ट्रांसफॉर्मेशन होकर, ट्रांसेंडेंस होकर डिवाइन लाइफ की तरफ आपको जाना है, राइट। और द्वैत अद्वैत में भी हमें कंफ्यूज कर दिया गया, अब आस्तिक नास्तिक में भी हमें कंफ्यूज कर दिया गया। अब द्वैत अद्वैत कुछ नहीं है, राइट। अद्वैत में से द्वैत पैदा होता है और द्वैत में से अद्वैत तरफ हम जाने की जो हम मार्ग अपनाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम एंटर करते हैं तो वो बाइनरी सिस्टम में जाता है और 0101 सिग्नल में डिवाइड होता है, वो बाइनरी हो जाता है। फिर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है और हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो सिंगल आता है। तो हमारे जो साइंस है वो जिसको अपौरुषीय बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब कि ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म चालू करके हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ,
और हम अभी मनुष्य स्वरूप में हमारे पास कितनी शक्तियां हैं ये समझाने के लिए पूरा दर्शन शास्त्र की रचना हुई, और उसके बेस पर हमने जीवन को इस तरह से बनाने का प्रयत्न किया। पर अब जब ये कंफ्यूजन पैदा हुआ द्वैत अद्वैत, राइट, तो अब आज भी बहुत सारे योग के गुरु हैं, बहुत सारे योग के वक्ता हैं जो ये बताते हैं कि द्वैत मार्ग अलग है, अद्वैत मार्ग अलग है, राइट। शंकराचार्य जी का अद्वैत मार्ग है और महर्षि पतंजलि का द्वैत मार्ग है और कपिल मुनि का द्वैत मार्ग है। ये कोई अलग नहीं है, 6 के 6 दर्शन जो है तो एक ही साइंस है, चेन है। इट इज अ लाइफ साइंस, इट इज अ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ साइंस, वेयर पहले सब में न्याय में डेफिनेशंस दिया, फिर वैशेषिक में हाउ वी गॉट द डोमिनेंट जीन्स टू इवॉल्व आवरसेल्फ, और उसके बाद में महर्षि कपिल मुनि ने प्रसव की पूरी यात्रा बताई कि प्रसव में क्या क्या होता है, और महर्षि पतंजलि ने प्रति प्रसव कहा हमें कि जैसे प्रसव में हम मल्टीपोटेंट में से टोटीपोटेंट में से यूनिपोटेंट, मतलब हमारी पोटेंसी कम करके हम मनुष्य बनते हैं, उसी पोटेंसी को बढ़ा के हम वापस दैवी स्वरूप में आ सकते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है। और मीमांसा क्या है कि ये साइंस कैसे काम करता है उसका एक पृथक्करण है, और वेदांत क्या है तो उसका अंतिम लक्ष्य है जो कैवल्य की प्राप्ति के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं वो दिखाता है। तो वो कैवल्य इज अद्वैत, कैवल्य मतलब सिंगल, नथिंगनेस, वननेस, नथिंगनेस मतलब नथिंगनेस, नथिंगनेस मतलब एवरीवेयर बट नोवेयर, एवरीवेयर बट नोवेयर, राइट। सो ये सिंगल रियलिटी में अद्वैत आता है। तो हमें द्वैत अद्वैत में कंफ्यूज किया गया, ये आस्तिक और नास्तिक में भी कंफ्यूज किया गया। कोई भी साइंस है वो उसको नास्तिक बोल ही नहीं सकते हम, जो रियलिटी है उसको कैसे नास्तिक बोल सकते हैं, राइट। तो जीवन को कैसे हम नास्तिक शास्त्र में डाल सकते हैं। अगर महर्षि कपिल ने ऐसा कहा कि ईश्वर को मेंशन नहीं किया उनके भाष्य में, उनके वर्णन में, दर्शन शास्त्र में, राइट, उन्होंने अगर नहीं कहा ईश्वर का संदर्भ नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो ईश्वर की ही बात करते हैं, पर वो ईश्वर जो आपके अंदर परमात्मा का जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है उसका स्वरूप आपके अंदर बैठा है वो है, तो वो ईश्वर की बात कर रहे हैं वो, तो वो अनिश्वरवादी नहीं है, वो भी ईश्वरवादी है। ईश्वर का मतलब यह क्या होता है कि जो डिवाइन कॉन्शियसनेस भगवान ने, ईश्वर ने आपके अंदर रखी है, परमेश्वर ने, वो ईश्वर के रूप में विद्यमान है आपके अंदर और उसको ही आत्मसात करना है। सो द एंशिएंट टेक्निक्स जो हमारे आपने बताई वो सब राजयोग है, हठ योग है, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है, सांख्य योग, तो ये टेक्निक अभी मेंटल जो हमारा आज का टॉपिक है उसके ऊपर इसमें से कैसे हम यूज कर सकते हैं फॉर आवर मेंटल पीस एंड tranquility and healing, to have a healing, better healing with because lot of stress after pandemic people are suffering, right, उसके बारे में भी थोड़ा see हमें बहुत सिंपल चीजें हैं, ये तो हम भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई भी इंसान ऑब्जर्व कर सकता है कि कहीं पर आपको कट लगता है तो अपने आप को हील होती है, राइट। आपको बुखार आता है तो अपने आप हील होता है, राइट। आपको कहीं भी कोई भी तकलीफ आती है तो अपने आप हील होती है। ये हीलिंग जो है वो अंदर हीलिंग जीन्स, हमारा एक जीनोम के अंदर एक पार्ट है जिसको हम हीलिंग पार्ट बोलते हैं, जिसको महेश बोलते हैं, जो टाइम कीपर भी है, जो टीलोमरेज को भी, उनकी लेंथ को भी रेगुलेट करता है, राइट। हमारी सर्काडियन रिदम और सेल साइकिल को भी रेगुलेट करता है और हमारा हीलिंग भी रेगुलेट करता है। सो हीलिंग डिपेंड्स ऑन द सेल साइकिल। अब हमारी सेल साइकिल को हमने अगर 0 फेज में नहीं रोका तो वो आगे जाकर वो जो अशुद्धि हमारे अंदर आई है, जो सेल में डिफॉर्मिटीज आई है, वो आगे बढ़ेगी और डिजीज आगे बढ़ता जाएगा। तो हमें उसको जीरो स्टेट में उसको ट्रैप करके रखना है, जिससे वो सेल वहां पर ही उसकी एपोप्टोसिस हो जाए, मतलब वो अपने आप को खत्म कर ले जो खराब हो चुका है, राइट। ऐसे भी जीन है जो इसको मार देते हैं, तो इसीलिए उसको महेश को
एक डिस्ट्रॉयर ऑफ द लाइफ बोला है, राइट? सो क्रिएटिव कॉन्शियसनेस, रेगुलेटरी कॉन्शियसनेस एंड डिस्ट्रक्टिव कॉन्शियसनेस। सो एपोप्टोसिस जो है वो सेल अपने आप इसलिए लेता है कि आपके अंदर रोग ना रहे, पर वो क्रिया कहीं ना कहीं वो ऐसे मल आ जाते हैं जीवन में कि जो अंदर सेल के अंदर से आपको वो G0 फेज में भी ले जाने के लिए अक्षम होते हैं, राइट? तो योग के द्वारा आप अपने सेल्स को वो G0 फेज में ले जाओगे जहां पर केवल के जो स्टेम सेल है वो भी उसी स्थिति में रहते हैं। तो उस स्थिति में ले जाने से या तो वो शुद्ध हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा और स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो फिर वो एपोप्टोसिस के द्वारा वो नाश हो जाएगा। सो आपका रोग वहीं पर अटक जाएगा और रिवर्स हो जाएगा, राइट? सो ये प्रतिप्रसव की जो क्रिया है महर्षि पतंजलि ने प्योर जीनेटिक साइंस के द्वारा हमें बताई है। महर्षि कपिल ने इवोल्यूशनरी जीनेटिक्स बताया और महर्षि पतंजलि ने हमें रेगुलेटरी और ऑटोफेजिक के जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का जो साइंस है योग के द्वारा वो बताया, राइट? तो हीलिंग इज विद इन, हमारे अंदर हीलिंग है। आप सोचो कि आपको कभी भी एंजाइटी हो जाती है और गुस्सा आ जाता है तो थोड़ी देर के बाद में आप शांत होने के बाद आपका बॉडी आपको रेस्ट में ले जाता है, आपको नींद आने लगती है, राइट? तो दैट इज द स्विचिंग ऑन ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। आपके एड्रेनालिन हार्मोन्स ने जो अंदर युद्ध मचाया था, उसने जो सेल्स को डैमेज करना किया था, वो सेल्स को रिपेयर करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर स्लीप। इवन इफ देयर इज नथिंग इज हैपनिंग, अब रूटीन में हम जब रात को सो जाते हैं तब भी हीलिंग प्रोसेस होता है। यस, सो लाइक हीलिंग, आवर body is created, the whole system is created only that way कि आधे टाइम हम काम करते हैं, आधा टाइम हम रेस्ट करते हैं, राइट? एंड वो जब रेस्ट का टाइम होता है तब बॉडी अंदर हीलिंग अपने आप को हीलिंग कराता है। इसीलिए शिव जी की पूजा रात को क्यों ज्यादा फल देती है, आप समझे? हाँ, है ना? शिव जी की पूजा हमेशा रात को होती है क्योंकि रात में वो एक्टिव जीन होते हैं, वो जो हमारे शिव के जीन होते हैं जो ऑटोफेजी करते हैं, जो अंदर से सब साफ करते हैं, हमारे मल जो आए हैं वो उसको साफ करते हैं, जो हमारे सेल्यूलर मॉडिफिकेशन हुए हैं, प्रोलिफरेशन हुआ है सेल का, वो सब ठीक करेंगे। जो खराब सेल उसको निकाल देंगे, आपको कोशिश करेंगे। ये सब हमारा हीलिंग प्रोसेस जो है वो रात में होता है। और दुनिया का कोई एनिमल अपनी नींद को कम या ज्यादा करने का नहीं सोचता है। एक इंसान ही ऐसा है कि अपनी सगवरता के अनुसार, अपनी असहूलियत के अनुसार वो उसकी नींद को कम या ज्यादा कर लेता है, राइट? अदरवाइज दुनिया के सब एनिमल जो क्रम विधि का क्रम है उस प्रकार ही नींद लेते हैं, उस प्रकार ही काम करते हैं जो जिसके लिए उनका अंदर प्रोग्राम चलता है। अंदर से जो प्रोग्राम चलता है उसको फॉलो करते हैं। जबकि इंसान अपने विषय के अंदर अधीन होकर वो विषयों के पीछे पीछे दौड़ता रहता है और अपने समय को वो जो प्रोग्राम है उसके विपरीत चलाता है। तो इसको प्रज्ञा अपराध बोलते हैं। प्रज्ञा मतलब प्रोग्राम, अपराध मतलब डाउन रेगुलेशन। सो इसको प्रज्ञा अपराध बोलते हैं। गोइंग अगेंस्ट द प्रोग्राम, अगेंस्ट द रियल प्रोग्राम ऑफ लाइफ। फिर क्रैश हो जाता है, जैसे कंप्यूटर ऐसे ही सिस्टम क्रैश हो जाता है। एग्जैक्टली, और कई बार तो हैंग हो जाता है। सो हमारा मन जो है ना वो इस स्थिति में आ जाता है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है रिबेल करने के अलावा, राइट? तो आपका जो एक्सपीरियंशियल माइंड है वो रिबेल करता है और वो खुद आत्मघाती वलन अपनाता है और इंसान को और विशेष साइकिल में ले जाता है। जैसे रावण ने एक काम किया कि सीता जी का हरण किया, उसके बाद में एक से एक विपरीत काम करता गया। उसके पहले उसने कोई विपरीत काम नहीं किए थे, राइट? तो परम भक्त था शिव जी का। हाँ जी, और वो बहुत ही पायस व्यक्ति था, राइट? पुलत्सु के वो संतान थे, महर्षि पुलत्सु थे, तो ब्राह्मण थे, उनके संतान थे, बहुत ही ज्ञानी थे। पर एक गलती, एक मायावी अंदर मॉडिफिकेशन आया और उसमें एक से दूसरी गलती, दूसरी और तीसरी गलती, बारंबार गलती करते गए। राम के साथ युद्ध भी कर लिया, जानते हुए कि ये विष्णु के अवतार है, उन्होंने युद्ध कर लिया,
आप सोचो, तो ये हमारे जीवन में एक विषय के प्रति जो अगर हमारे कर्म एक तरफ लग जाते हैं और विषय का इम्प्रिंट अंदर चला जाता है, तो फिर वो हमें विशेष साइकिल में डाल देता है, फिर हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, राइट। हमारी ब्रेक नहीं लगती, क्योंकि ये एक ऐसा साइंस है कि मैंने कुछ अंदर डाला तो उसके अनुसार प्रोग्राम चेंज किया, अब उसी प्रोग्राम में मुझे एग्जीक्यूट कराना है। तो प्रोग्राम मैंने चेंज किया और उसको फिर एग्जीक्यूट कराऊंगा तो वो चेंज प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट होगा। तो विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस्थिति निबंधिनी, तो हमारे सेल्युलर माइंड को कौन बांधता है, तो ये विषय वाले जो जीन एग्जीक्यूशन है, एपिजेनेटिक एग्जीक्यूशन है, वो हमारे मन को बांधते हैं। माया, इसको माया बोलते हैं, राइट। सो तपश्चर्या के द्वारा ये माया को दूर कर सकते हैं। अब तपश्चर्या के लिए हमारा शरीर तैयार नहीं है, राइट। तो हमें उसको तैयार करना है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने धीरे धीरे करके हठयोग का आविष्कार किया कि हमने जो प्रोटोऑन्कोजीन्स हमारे अंदर हजारों सालों से इवोल्यूशन के दरमियान जो एपिजेनेटिक जो स्टॉप लगा था, जैसे हमारे अंदर सर्प के जीन्स भी हैं, राइट, हमारे अंदर वराह के जीन्स भी है, हमारे अंदर मछली के जीन्स भी है, पर वो स्टॉप हो चुके हैं। हमारे 1 लाख जीन में से खाली 30,000 जीन ही काम करते हैं, राइट। तो वो सब जीन बंद हो चुके हैं, उनको कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है कि जिससे कि वो हमें हमारे प्रोग्राम रेगुलेशन में हेल्प करें। तो हमें वो क्रीचर के जो अलग अलग पोस्चर लेकर हमें करना बताया गया कि जिससे हमारे वो सेल्स उस तरह से एक्टिव हो, जैसे भुजंगासन में, तो आपका जेनेटिक मॉडिफिकेशन होगा और आपके लंग्स जो है ना वो पावरफुल हो जाएंगे। जैसे सांप की फुफकार कितनी लंबी जाती है, राइट, तो उसके लंग्स कितने पावरफुल होते हैं, उसको स्पाइन भी नहीं है उसके पास, कोई ऐसा रिब केज भी नहीं है, फिर भी उसकी फुफकार कितनी लंबी जाती है, क्योंकि उसके लंग्स पावरफुल है। तो भुजंगासन करेंगे तो आपके लंग्स पावरफुल हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से उन्होंने प्रोटोऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट किया, सॉरी नॉट प्रोटोऑन्कोजीन्स, सॉरी माय मिस्टेक, नॉट प्रोटोऑन्कोजीन्स, बट हमारे जो पुराने हमारे जो डॉर्मेंट जीन्स थे उनको एक्टिवेट किया, राइट। Proto-oncogenes is pertaining cancer, so I'm sorry, it is a slip of tongue. Yeah, that is fine. Right? Yes, बराबर, बिल्कुल बराबर। तो अब हीलिंग को हमें अगर एक्टिवेट करना है तो पहले तो योग निद्रा, इसीलिए हठयोग में भी और गेरल मुनि ने भी शवासन को खूब महत्व दिया है। शवासन में अगर इंसान रिलैक्स होता है तो उसके हीलिंग की कैपेसिटी अनेक गुना बढ़ जाती है। तो शवासन सबसे श्रेष्ठ आसन है। उसके बाद में बाकी के जो डॉर्मेंट जीन है, एपीजीन है, उनको हम एक्टिवेट करते हैं और उसके द्वारा हम प्रोग्रामिंग को रीशेड्यूल करते हैं, रीप्रोग्राम करते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने जो बताया था उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे शरीर को, मन को हम तैयार करते हैं, आत्मा को, डीएनए को हम तैयार करते हैं। Yes. Right? Okay. So my next question is on that only. How can yoga help heal disease from within without medicine? देखिए, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि मैं आपको जितना भी साइंस बताऊंगा तो वो साइंस वाले ही समझ पाएंगे जिन्होंने एपिजेनेटिक्स और जेनेटिक साइंस को समझा है। अदरवाइज मैं आपको अगर सिंपली मैं बताऊंगा सिंपल वे में, तो जैसे हमारे कंप्यूटर में अभी इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जिसके अंदर एंटीवायरल सॉफ्टवेयर होता है, राइट, डिफेंडर होता है, डिफेंडिंग वॉल होता है, राइट। इसी तरह से हमारे अंदर योग के अंदर हमारे शरीर के अंदर जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो कोई मालवेयर आता है तो उसको निकालने के लिए योग ऑटोमेटिक काम करता है, बट वो सबकॉन्शियस वे में हो रहा है, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस वे में हो रहा है। उसको कॉन्शियसली अप्लाई करना, क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस में वो कम अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने कर्म के द्वारा उस स्थिति को और लाइफस्टाइल के द्वारा उस स्थिति को पैदा ही नहीं किया कि जिससे वो ऑटोमेटिक अंदर से ही हो, राइट। This becomes a long process, ना? ये No, it is a very short process. It is a 3 to 6 month program only.
one can transform oneself from within 3 to 6 months. But the thing is कि इसका प्रॉपर स्टडी होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए. आपके सॉफ्टवेयर में, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने ट्रोजन के लिए आपने फायरवॉल नहीं बनाया है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो ट्रोजन वायरस आएगा और नुकसान कर देगा. पर आपकी जो सिस्टम अपडेट रखी है आपने, योग की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको अंदर शरीर में अपडेट रखोगे तो वो कोई भी वायरस आएगा उसको फाइट आउट करके निकाल देगा. राइट. तो योग को हमें अपडेट रखना है. हमारे अंदर चलने वाले जो सबकॉन्शियस और डॉर्मन लेवल का जो योग प्रोग्राम चलता है उसको हमें कॉन्शियसली अप्लाई करके एक्टिवेट रखना है. और इसके लिए हमें हठ योग का एक साधन उपयोग करना है, जिससे जो साधना नहीं है, हठ योग इज नॉट साधना. हठ योग इज ओनली ए साधन. साधना तो है जो है वो राजयोग है. तो हठ योग को साधन के रूप में यूज करके हमें राजयोग तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करना है. इसीलिए हमने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कराने के लिए हठ योग का पहले और उसके बाद में राजयोग का अभ्यास करना. So you mean to say कि जो भी हमारी बीमारियां होती है उसके लिए हमें हठ योग का पहले उपयोग करना चाहिए. इसलिए कि हमारी लाइफस्टाइल जो है ना वो इरेगुलर हो गई है और हमारे अंदर बहुत सारे मायावी आवरण आ गए हैं, विषय के आवरण आ गए हैं. हमें स्वाद भी बहुत सारी चीजों का करना होता है. राइट. आप घोड़े को आम खिलाना, क्या वो खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसके अंदर वो विषय के प्रति वो लालच है ही नहीं. वो अपने प्रोग्राम के अंदर वो फिक्स है और वो विषय में पढ़ा नहीं है. जब वो विषय में पढ़ जाता है, आप अगर घर के डॉग को आप पाला हुआ है तो आप कुछ भी घर का खिलाओगे वो खा लेगा. लेकिन जंगली डॉग होगा या जंगली कोई भी एनिमल होगा, आप उसको उसके विपरीत खाना खिलाओ, नहीं खाएगा. राइट. क्योंकि वो अपने प्रोग्राम के अनुसार चलते हैं. तो इंसान ने बुद्धि के उपयोग के द्वारा अपने प्रोग्राम को चेंज करने का प्रयत्न किया, उसमें वो माया में फंस गए. अब उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके कॉन्शियसली उस माया के आवरण को तोड़ना है. अंदर से इच्छा ना हो कि आपको जो मल वाले चीज है वो, मतलब जो दूषित चीज है वो खाने की इच्छा ही ना हो, जो आपके सत्व का हनन करे. तो आप सात्विक चीजें ही खाओ. वो योग के प्रोग्राम में आप कॉन्शियसली एप्लीकेशन डाल सकते हो. वो ट्रोजन आए ही नहीं अंदर. ट्रोजन को आपका बॉडी एक्सेप्ट ही ना करे. तो बेसिकली इट्स लॉन्ग प्रोसेस है, पेशेंस के साथ करना है. पर 3 to 6 months. 3 to 6 months पर पेशेंस के साथ. अभी तो ऐसा है गुरुजी के 3 to 6 months भी लॉन्ग कहा जाता है. वी आर इन दैट एज, यू नो, कि सबको क्विक सब चीज चाहिए. पर अगर पेशेंस के साथ करे 3 to 6 weeks में भी थोड़ा बदलाव हम ला सकते हैं. 21 days में ला सकते हैं. पर वो परमानेंट तभी होगा जब उसकी साधना जो है वो इंटरनल जो एपिजेनेटिक लेवल पर एपिजीनोम तक जाएगी. अगर वो साधना अंकित नहीं होती है, अंदर प्रोग्राम नहीं होती है, तो वापस से वो रोग डिजीज वापस आ जाएगा. तो 21 दिन के अंदर हमने वो एक्टिवेट कर दिया. उसके बाद में 3 महीने या 6 महीने तक उसको एग्जीक्यूट कराना है. मतलब उसको बार-बार एग्जीक्यूट कराना है ये प्रोग्राम को, कि जिससे वो उसको पता चल जाए कि ये चीजें जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. यम नियम से चालू करना पड़ेगा, बेसिक से एकदम. यम नियम के पालन के लिए ही योग है. आप समझे नहीं? आपका प्रोग्राम जो है ना वो नियम है और नियम ही हमें यम की तरफ ले जाते हैं. तो आपको यम नियम के पालन के लिए ही योग करना है. और वो पालन शुरू होने से ही आपका प्रोग्राम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में आ जाएगा. यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये हो जाएगा. और ये दुनिया में जो जितने भी आत्मा है वो एक है, वो अलग नहीं है. वो ए सेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसकी आत्मा की रचना सेम है. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या योग उन लोगों के लिए मददगार है जो पहले से ही दवा पर है? सो जो ऑलरेडी मेडिसिन चल लेते हैं, यू नो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज
काफी उसमें कंट्रोवर्सी रहती है। नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। सी जो दवाइयाँ जो है ना वो हमारे सिस्टम पर बाहर से काम करती है, और जो योग जो है वो अंदर सेलुलर लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर काम करता है। तो दोनों तरफ से अगर उसका एप्लीकेशन प्रॉपरली होता है और एक दूसरे के साथ में एक हार्मोनाइज्ड अरेंजमेंट होता है, तो ये परफेक्टली वायबल है और बहुत ही अच्छा काम करेगा। हाँ, अगर एक दूसरे को एंटी है, वो एंटागोनिस्ट है, एक दूसरे को एंटागोनिज्म ला रहे हैं, तो वो नहीं करेंगे। पर द थिंग इज, इसीलिए मेडिकल साइंस के अंदर ये ज्ञान बहुत जरूरी है कि हमारा बॉडी जो के अंदर से कैसे काम करता है, जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स, इसीलिए उनको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में सिखाया जाता है। पर द थिंग इज कि उनको योग का ज्ञान नहीं है, तो वो एप्लीकेशन कैसे करेंगे? नहीं, पर फिर भी अभी तो एलोपैथी में भी डॉक्टर बता रहे हैं कि आप थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा the best way will be, yes, but the best way will be मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में हमें योग को उनको समझाना चाहिए कि हाउ योग वर्क्स दिस वे। सो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो योग एंड मेडिसिन विल पैरेलली ग्रो टुगेदर टू हेल्प पीपल। बट द थिंग इज कि जब अंदर से टोटली ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, फिर यू नेवर रिक्वायर मेडिसिन फर्दर मोर। तो आप 3 से 6 महीने में उन मेडिसिन से छुटकारा पा सकते हो। हाँ, राइट सर, मेरा खुद का एग्जांपल है। साल में 3-4 बार इतनी सर्दी हो जाती थी, डबल सीजन में पंप लेना पड़ता था। ऐसे समझो 3 महीना है, 1 महीना बीमार। पर योग मुझे याद नहीं है अभी कितने सालों से वो कंडीशन नहीं आई है, बिकॉज ऑफ योग, प्राणायाम एंड एवरीथिंग। सो असर तो होता ही है 100%। उसको जरूरी है कि हमारे रूटीन में, हमारे दैनिक जिंदगी में हमें डालना है, जीवन में एक आदत सी बना देनी है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैंने ये महर्षि पतंजलि का जो साइंस जो है वो दुनिया के सामने लाया लास्ट ईयर। मैंने 15 अगस्त को अपने इंडिपेंडेंस डे को मैंने उसको सामने, दुनिया के सामने लाया कि ये योग साइंस इतना गहन और इतना साइंटिफिक है। yes. तो इतना जेनेटिक लेवल पर काम करता है। तो उसके समझने के बावजूद बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अभी भी इस बात को प्रकाश में नहीं ला रहे हैं। तो ये हमारी एक समस्या बड़ी है कि जो चलता आ रहा है ना, जो गलतियां चलती आ रही है, उसको कभी भी सुधारो नहीं। हमने कितनी गलतियां करी है, और इतनी गलतियां करी है कि हमने उसको अगर सुधारा होता तो हम विश्वगुरु आज होते। पर हमारा जो पद विश्वगुरु का था वो धीरे धीरे छीनता इसलिए गया कि हमने हमारी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया। अब हठ योग को पूर्ण योग समझने वाले और खाली आसन को पूर्ण योग समझने वाले, खाली प्राणायाम को पूर्ण योग समझने वाले लोग अब जो ट्रांसफॉर्मेशनल साइंस को पूरा नहीं प्रेजेंट करेंगे, जानने के बावजूद कि इस तरह से काम करता है। वो कर्माशय को जानते हैं कि ये एपिजीनोम है, एपिजेनेटिक फंक्शनिंग जानते हैं, ये भी जान गए हैं कि योग, ये बुक के द्वारा जान गए हैं कि योग ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर भी आज उसका इम्प्लीमेंटेशन 1 साल के बाद भी लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ी विडंबना है कि हमने पुराना जितना भी सीखा है ना उसको हम इरेज नहीं कर पाते, क्योंकि वो मेटाफोरिकली समझाया गया था। जो लोग के पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं था उनके लिए वो जरूरी था कि शिव जी की पूजा करो और आप वरदान प्राप्त करो और आपके दुख कष्ट सब दूर हो जाएंगे, आपके जीवन में से त्रिविध ताप दूर हो जाएंगे। तो वो शिव जी कहाँ है? तो वो शास्त्र ने बोला है कि हम ब्रह्मास्मि जीवो हम शिवो हम। तो मैं ही वो तत्व हूँ, मैं ही वो शिव हूँ, मैं ही वो जीव हूँ, मैं ही वो ब्रह्मा हूँ। पर वो लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया और शिव जी की मूर्ति के पीछे लग गए, लिंग के पीछे लग गए। वो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसकी भी आप करो, लेकिन पहले तो उसका अंश जो आपके अंदर पड़ा है उसको तो जागृत करो पहले। राइट? आपने अपना अंश जागृत नहीं किया और आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को प्राप्त करने जाओगे तो कैसे मिलेगी आपको? आपकी थैली में
आपने इतनी छोटी सी थैली ली और इतना बड़ा तरबूज खरीदना है तो वो कैसे अंदर डालेगा? बहुत अच्छी तरह समझाया आपने सर। राइट। सो हमें लायक बनने के लिए पहले हठ योग करना पड़ेगा, फिर पतंजलि योग जो हम तपश्चर्या जो बोलते हैं वो तपश्चर्या करना पड़ेगा। सो 3 to 6 मंथ में आप टोटली हील होकर बाहर आ जाओगे और आपके लाइफ में कभी भी डिजीज वापस नहीं आएंगे अनलेस एंड अनटिल आप माया में वापस चले जाते हैं। राइट। ये एक जनरेशन में तो नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे माया में आप फंसते जाओगे। सर आज का लास्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। व्हाट इज द स्कोप ऑफ योगा एज अ प्रिवेंटिव एंड क्रिएटिव मेडिसिन इन फ्यूचर? वेरी गुड क्वेश्चन। भविष्य में एक रोग प्रतिकार। मैंने इस बुक में ही लिखा है कि योगा इज अ सिस्टम ऑफ फ्यूचर मेडिसिन। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि धीरे धीरे दवाओं का जो काम है ना वो रिसेप्टिव नहीं हो रहा, मतलब दवाएं रिसीव नहीं हो रही है, उसके सामने एंटीबॉडीज पैदा हो रहे हैं। राइट। दवाइयां नए वायरस बैक्टीरिया आ रहे हैं, तो हमें अंदर से ट्रांसजनरेशनल इम्यून सिस्टम को डेवलप मतलब निखारना पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा कि हमारा इम्यून ही ऐसा हो कि वायरल बैक्टीरियल एक्टिक हम पे ना हो। राइट। और दूसरा कि दवाइयों के भी लिमिटेशन होते हैं। दवाइयां इज टू हेल्प यू टू ओवरकम द सिम्टम ऑफ द डिजीज। राइट। बट इज नॉट क्योरिंग द डिजीज। राइट। तो और वैक्सीनेशन जो है वो आपको आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन है, और अगर आपको प्रॉपरली इम्यून करना है तो आपको अंदर से ही इम्यून बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने पोलियो का वैक्सीन लिया है तो पोलियो नहीं होगा, पर बाकी सब वायरस तो अटैक करेंगे। ऐसे लाखों करोड़ों वायरस है जो आप पर अटैक कर सकते हैं, ऐसे कोरोना जैसे बहुत सारे वायरस है जो आप पर अटैक कर सकते हैं। राइट। कभी भी मॉडिफिकेशन ले सकते हैं। वायरस कैन मॉडिफाई इटसेल्फ विद इन 10 minutes to 1 hour। राइट। वो नॉर्मल सी में हजारों साल तक रह सकते हैं और जैसे ही एटमॉस्फेयर मिला वो एक्टिवेट हो जाते हैं। देयर आर रेट्रोवायरस आल्सो जो आपके अंदर जाने के बाद में पूरा आपके आरएनए को काम करना बंद करा सकते हैं। राइट। आपके आरएनए को डैमेज कर सकते हैं। सो ये सब जो समझ है वो समझ के साथ अगर ये मॉडर्न साइंस आयुर्वेद और योग को मिलाया जाए, राइट, तो एक सिस्टम ऑफ फ्यूचर मेडिसिन तो मैं देख रहा हूँ। लेकिन एक बार इंसान को ये पता चल जाएगा कि 3 से 6 महीने में वो बिना डिजीज के जी सकता है, तो फिर योग ही विल बिकम द फ्यूचर सिस्टम ऑफ मेडिसिन। राइट। ये सब हेल्प करते हैं। आयुर्वेद और मॉडर्न एलोपैथी साइंस, मॉडर्न साइंस तो हमें हेल्प करता है। राइट। अगर मैं आपको बता दूं कि आपको टिटनेस हुआ है और आपने टिटनेस का वैक्सीन नहीं लिया तो वो टिटनेस में आप योग नहीं कर पाओगे। राइट। तो आप बेसिकली वो तो एक्सटर्नली सपोर्ट हो गया। यस, इट इज अ सपोर्ट। योग इज अबाउट इंटरनल हीलिंग। द थिंग इज कि आपका हीलिंग तो चल रहा है अंदर, कंटिन्यूस चल रहा है, नहीं तो आप जी नहीं पाते। इतने वायरस बैक्टीरिया, इतने इन्फेक्शंस, इतने माल फंक्शनिंग, इतने बाहर से जो आने वाले मल हैं वो सब आपको खत्म कर देते हैं। वो खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारा हीलिंग प्रोसेस कंटिन्यूस ऑन है, लेकिन वो सबकॉन्शियस लेवल पे चलता है और वो कर्माधीन होता है। इसलिए खराब कर्मों के कारण हम उस प्रोसेस पे अड़चन डालते रहते हैं। तो वो प्रोसेस को हमें एक मल निकाल के, उसके आवरण निकाल के उसको एक्सप्लोर कराना है, उसको एम्पावर करना है। तो अगर वो हो जाएगा तो इट विल बिकम अ फर्स्ट प्राइमरी सिस्टम ऑफ फ्यूचर मेडिसिन। तो प्रिवेंशन तो है, योग से प्रिवेंशन सबको मालूम है कि योग इंक्रीजेस योर इम्यून सिस्टम, इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो, प्राणिक फ्लो टू द नर्वस सिस्टम एंड न्यूरोमस्कुलर एंडोक्राइन सिस्टम। राइट। और आपकी बायोकेमिस्ट्री को भी चेंज कर लेता है, 5 कोशों को। राइट। जो हमारे अन्नमय कोश है, राइट, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय और आनंदमय कोश, सभी कोशों को कारण शरीर तक, मतलब जीनोम तक वो अंदर चेंज ला सकता है योग। तो हमें ये समझना है। देखो मैं आपको दूसरे रीत से समझाता हूँ कि जो 5 कोश बताए गए हैं ना, तो अन्नमय कोश जो है वो हमारा स्थूल शरीर है। तो उसके अंदर का लेयर है
वो सटल है थोड़ा, वो प्राणमय शरीर है। उसके अंदर सेलुलर लेवल पर जाएंगे तो मनोमय शरीर है, राइट। उसके अंदर जाएंगे तो बायोकेमिकल बॉडी है, और उसके अंदर जाएंगे तो कारण शरीर जो है वो जीनोम है, जहां से हमारी उत्पत्ति होती है, जहां से अहंकार अपने आप को प्रदर्शित करता है, राइट। तो ये सिस्टम को हमें प्रतिप्रसव करा के जो जितने भी हैं जो हार्म पैदा करते हैं, जो हमारे डिजीज पैदा करते हैं, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करते हैं, उन सबको रिवर्स करा देना है, और सत्व पुरुष की जैसी, मतलब स्टेम सेल जैसी शुद्धता शरीर में ला देनी है। तो वो अगर हमारे सभी सेल अगर स्टेम सेल के लेवल पे आ जाते हैं तो वो कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। एक सेल की कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है और पूरे शरीर की कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि पूरा शरीर जो है ना वो सेल से ही बना है, एक ही प्रकार के सेल्स के बच्चे हैं, राइट। एक जाइगोट से, एक सेल से ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं। तो एक ही सेल के अलग अलग स्वरूप हैं, और उसके जीनोम भी, उसका जीनोम तो सेम है, एक ही जीनोम में से सब जीनोम डिवाइड होके मिले, राइट। जीन्स डिवाइड होके मिले, तो जीनोम सेम रहते हैं, बट उसके ऊपर जो लिमिटेशंस आते हैं उसको ओवरकम करना है और उसके पोटेंशियल को बाहर लाना है, तो हीलिंग अपने आप हो जाएगा। ये आई कैन मतलब डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि अगर हमारे आयुर्वेदाचार्य और डॉक्टर्स, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, अगर इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये साइंस इट विल बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इसमें कोई शंका नहीं है कि इट इज अ सिस्टम ऑफ फ्यूचर मेडिसिन फॉर प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सिस्टम ऑफ डिजीज, राइट। बिल्कुल सही। सो थैंक यू वेरी मच आचार्य जी, हम शुक्रिया आपका कर रहे हैं।